हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हैंडीकैपनेस के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली स्पीच हैंडीकैप के बारे में। इनके टाइप क्या क्या होते हैं, इनके रूट कॉजेस क्या क्या होते हैं और हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो कि स्पीच हैंडीकैप होते हैं, यानी जो बोल नहीं पाते, जो वाचाल रूप से विकलांग होते हैं, जो बोलने में असमर्थ होते हैं। तो उसी विषय में आज का पूरा वीडियो जो है वो बना हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो एक होता है स्टरिंग। स्टरिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड और प्रोलोंगेशंस ऑफ द साउंड्स। मतलब जो हकलाना आपने सुना होगा, इसी के लिए कहते हैं स्टरिंग। ठीक है, तो हकलाना किस में आता है? स्पीच हैंडीकैप्स में आता है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया आपने सुना हो अगर, तो इसमें क्या रहता है, जो हमारा एक वोकल मसल रहता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए स्पीच जो प्रोड्यूस करने, मैंने कोई भी शब्द अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गले से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मसल कोऑर्डिनेट नहीं करता है। तो हमें या फिर जो ऐसा पर्सन रहता है जिसको भी अप्रेक्सिया रहता है, उसको बोलने में तकलीफ होती है। मतलब वो कैसे बोलेगा, मतलब ऐसे उसको कंटिन्यूस नहीं बोल सकता, ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता, तो उसको अप्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसके भी और भी सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं तो इसमें हम केवल अभी इसकी ही बात करेंगे। इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही डिजर्थिया होता है, इसके भी कई टाइप होते हैं जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसमें जो हमारा ये मोटर स्पीच डिफ़िकल्टी के वजह से होता है। मतलब ये बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जो हमारे बोलना चाहिए जो वोकल मसल्स हैं और जो टंग मसल्स हैं और जो गले की जो ग्रंथियाँ होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है या जिससे शब्द निकलते हैं, और जो हमारे जो मुंह के अंदर के मसल्स हैं, वोकल मसल्स जिसको कहते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है और शब्द निकलते हैं, वो वीक होते हैं। और इतने वीक होते हैं कि शब्दों का बाहर आना या साउंड का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत, या तो मतलब उनका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होता है, वो कंटिन्यू एक ही मॉड्यूलेशन में बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, क्लियर नहीं बोलते हैं, अनक्लियर रहते हैं। उनके जो शब्द रहते हैं वो समझने में सामने वाले जो सुनता है उसको तकलीफ़ होती है, या तो वो इतना ज़्यादा धीरे बोलते हैं कि सामने वाले को सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि उनका जो वॉइस साउंड है, मतलब वॉइस का जो ये है कि तेज बोलना, कम, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और बहुत ही अनक्लियर हो जाता है शब्द और साउंड प्रोड्यूस करने में। तो इसी को जो अपन बोलते हैं वो होते हैं डिसरेथिया होता है। तो इसके भी कई प्रकार हैं, इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये सब काय में आते हैं, ये सब स्पीच हैंडीकैप में आता है। अगर अब हम देखें कि इसके रूट कॉजेस क्या क्या होते हैं, मतलब जो हमारा स्पीच डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, स्पीच हैंडीकैप के बारे में हम देख रहे हैं, सॉरी स्पीच स्पीड लिख दिया मैंने। तो इसके जो रूट कॉजेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो, पहला बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है ये जेनेटिक हो। ठीक है, हो सकता माँ बाप में से किसी को हो या ख़ानदान में किसी को रहा हो, जिसकी वजह से जेनेटिक रूप में वो आ गया हो बच्चे में। दूसरे न्यूरोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, कोई उनकी न्यूरॉन्स या ग्रंथियाँ ऐसे प्रॉब्लम में आ सकती हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि जो वोकल की ग्रंथियाँ रहती है गले की या फिर मुंह की, कुछ ऐसे कॉर्ड्स या फिर न्यूरॉन्स रहते हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो गए, जिसकी वजह से जो स्पीच डिसऑर्डर है वो हो गया हो। फिर रहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हो गया हो, है ना, तबीयत के कारण या कुछ इसकी वजह से, या कुछ बाहरी फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से बोलने में तकलीफ़ आ गई हो। और फिर रहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखना किसी किसी को शॉक लग जाता है, मतलब कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसा देख लेता है कि उसके बाद वो बोलता ही नहीं है,
या बोल नहीं पाता है ना। कभी कभी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके सिम्टम्स ही स्पीच डिसऑर्डर होते हैं ना, कि उसमें बोल नहीं पाते हैं। जैसे एनजाइटी है बहुत ज़्यादा, उसमें भी इंसान थोड़ा सा हकलाने लगता है, घबराने की वजह से अनक्लियर बोलता है। ट्रॉमा बैठ जाता है तो लोग बोलने में तकलीफ़ होती है ना। तो इस तरीके के रीजंस होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है। अभी रिकॉग्नाइजेशन कैसे हो, डिलेड इन स्पीच, यानी जो बोलने में देरी होना। तो अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा 12 महीने का है, तो 12 महीने में नॉर्मल बच्चे क्या करने लगते हैं, इशारे समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हमें ये चाहिए। या 1 साल का जो बच्चा हो जाता है ना, वो कुछ कुछ आवाज़ें निकालने लगता है, कुछ कुछ तो मम्मा या पापा ऐसे कुछ कुछ बोलने भी लगते हैं, एक आध शब्द। वेव करना यानी हाथ पैर हिला के या फिर दिखाना चीज़ों को। तो इतना अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, 1.5 साल का, 1.5 साल में अगर वो एक भी शब्द नहीं बोल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 1.5 साल में बच्चा काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है। लड़के और जल्दी बोलती, लड़के कभी कभी देरी से बोलते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मम्मा पापा भी नहीं बोल रहा, आपके सिखाने पर भी नहीं बोल रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, वो शब्दों को जोड़ कर नहीं बोल पा रहा है, जैसे मुझे जाना है, मम्मा आओ, ये खाओ, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, 2 साल के बच्चे काफ़ी कुछ बोलने लग जाते हैं, एक सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं बना रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं इसको अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। अटेंशन मतलब मेडिकल अटेंशन, है ना। आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 3 साल के बच्चे सिंपल डायरेक्शन समझने लगते हैं, 3 साल के बच्चे काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को बोलने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, अगर आप देख रहे हो कि वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहा है, आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि समय पे इलाज मिलने पर, समय पे प्रॉब्लम पकड़ में आने पर ये जो स्पीच डिसऑर्डर है उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते ठीक है बच्चा है ऐसे ही बोलेगा ये, तो बाद में जाके वो स्पीच डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है ना, स्पीच हैंडीकैप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब जो यहाँ पे मेंशन है वो सब रेड फ्लैग हैं, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो बच्चे देरी से बोलते हैं, उनका कम्युनिकेशन पैटर्न या फिर चैलेंजेस क्या होते हैं। तो देखो, फ्रस्ट्रेशन, जब बच्चा अपनी ज़रूरत को समझा नहीं पाता है तो उसको वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है छोटे में ही, या बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हो सकता है बच्चा हम ही अगर किसी को अपनी बात नहीं समझा पाते तो हमें कैसा लगता है, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर छोटा बच्चा अगर ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम है, उसको खुद को नहीं पता कि प्रॉब्लम है, तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, अगर बच्चा इस तरह का भी बिहेवियर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्या है, बच्चे को सुने। और ऐसा नहीं कि बच्चा थोड़ा सा बोला तो आपने नहीं, जल्दी जल्दी बोलो नहीं तो आप कहीं और चल जाओ। आप उसको प्रॉपर समय दें, प्रॉपर सुने कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं बोल रहा है तो समझने की कोशिश करें, नहीं तो मेडिकल ट्रीटमेंट लें, उसको डॉक्टर को दिखाएं कि वो क्यों नहीं बोल पाता है। या फिर ऐसा नहीं है कि वो बच्चा इसलिए आपको क्लियर नहीं बोल पा रहा है, आपको प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूसरा, आर्टिकुलेशन, अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन इम्पैक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या रहता है, हम बच्चे की आधी बात सुनते हैं और बोलते हैं अच्छा बच्चा ये बोल रहा है, ये बोल रहा होगा, ये चाहिए तो बच्चा चॉकलेट मांग रहा होगा। मतलब हम उसका अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है। इस वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम बच्चे की बात समझ नहीं पाते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा है, या उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं
जो बोलता हूँ वो मतलब मैं सही समझता ही नहीं है कोई इंसान। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जब मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो छोटी थी तब, और इवन मैं अपना भी एग्जांपल लूँ तो मुझे बहुत पीछे बैठने से मुझे स्पेक्स लगते थे, नंबर था मेरा, तो 11वीं 12वीं में 10वीं के आसपास मेरा नंबर लगा था चश्मे का। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पीछे बैठने से या दूर बैठने से दिखाई नहीं देता है, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो चश्मा लगाने से पीछे से भी दिखाई देगा। तो मैं हमेशा आगे बैठती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद ऐसा ही होगा, मतलब इतना ही दिखता होगा, पास देखने से ही दिखता है। और मेरी दोस्त और छोटे में उसको स्पेक्स लगे थे 4th 5th क्लास में और 3rd 4th क्लास में, तो उसको बोर्ड अनक्लियर दिखाई देता था। तो उसको लगता था ऐसा ही दिखता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता, वो छोटी बच्ची थी तो उसको नहीं पता कि चश्मा नाम की कोई चीज़ होती है या बहुत दूर से भी दिखता है। वो तो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो उसको लगा ऐसा ही होता है। तो बच्चे जो होते हैं उनको सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए उस पर प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी वोकेबलरी भी लिमिटेड हो जाती है, इस वजह से वो प्रॉपरली सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको बैठकर आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाना भी होता है, पढ़ाना चाहिए, उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालें। ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम इस तरह के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जो डिलेड स्पीच के साथ में रहते हैं? पहला तो स्पीच थेरेपी है। उनसे कोई एक्सरसाइज करवाइए, ऐसी एक्सरसाइजेस करवाइए जिनसे उन्हें बोलने में मदद मिले, उनकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हो। तरह तरह के जैसे साउंड निकलवाइए जिससे उनका वोकल कॉर्ड जो है वो मजबूत हो, है ना, जैसे कि किन्हीं जानवरों की, एनिमल्स के साउंड निकलवाइए। तो इस तरीके से जब आप उनको स्पीच थेरेपी देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, उनको बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। प्ले बेस्ड थेरेपी, अब चूँकि वो बच्चे हैं तो उनको खेल खेल में इनक्रेज करिए बातें करने के लिए। उनके साथ ऐसे खेल कीजिए, खेल खेलिए जिनसे उन्हें बोलने में मदद मिले, कि जैसे उनको कोई शेप दिखाइए, उनको पूछिए कि ये क्या है, स्टार है, एप्पल है, और ऐसे करके उनको रिपीट करने के लिए बोलिए, है ना। तो इस तरीके से जो हम खेल खिलवाते हैं तो उससे बच्चों को बोलने में मदद मिलती है। दूसरा होता है अगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। तो ये जो टूल्स लाइक पिक्चर कार्ड डिवाइसेस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, है ना, कलर वाले बॉक्सेस दिखा के हम उनसे कलर पूछ सकते हैं, या हम उनको पिक्चर्स दिखा के पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन उनका बेहतर करवा सकते हैं, प्लस हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जो कि स्पीच और जिनका हैंडीकैप है, स्पीच हैंडीकैप है, उनकी हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं। एजुकेटिंग स्पीच डिफेक्टिव चिल्ड्रन, ठीक है, उनका एजुकेशन, जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं उनकी कई तरीके से उनकी पढ़ाई होती है। जैसे कि जो देख नहीं पाते उनके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, उनकी स्पेशल पढ़ाई होती है। वैसे जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स होते हैं। अलग से बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनके माध्यम से उनको पढ़ाने में मदद मिलती है। और कोलैबोरेशन तो टीचर का या घर वालों का, फैमिली का, सोशल कोलैबोरेशन से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। एम्पावरिंग कम्युनिकेशन, चाहे बच्चा या कोई भी कैसा भी हो, कम्युनिकेशन को एम्पावर करना ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अगर कोई और भी है, कोई बड़ा भी है जिसको स्पीच डिसऑर्डर है, तो आपको हमेशा मदद के लिए आगे आना है। बहुत सारे ऐसे थेरेपी और क्लिनिक है जिनके थ्रू आप सपोर्ट ग्रुप्स बनाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं, थेरेपी क्लिनिक में ले जाके उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो आप उन्हें समझा सकते हैं, जिनसे अगर मान लो आपके नज़र में, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है,
तो आप उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि उनके लिए अलग से एजुकेशनल प्लान है। कभी कभी हम क्या होता है, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। हम सोचते नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है। जैसे में क्या होता है, बच्चे पे दबाव बढ़ता जाता है ना, वो परेशान होता रहता है। हमने तारे ज़मीन पे मूवी जैसे देखी है, उसको भी प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चीज़ समझते नहीं हैं। तो इसलिए हमें बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जो सच है उसको एक्सेप्ट करो। पहले आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो बच्चा एक्सेप्ट करेगा। आप उसको सपोर्ट कब कर पाओगे? जब सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसको क्या करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तभी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हम उससे डील कर पाएंगे, और जो बच्चे हैं वो भी इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक, ये आज ख़त्म हो गया है। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई टॉपिक हो तो सजेस्ट कर सकते हो। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।